आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष सम्माननीय जय कुमार जी, ट्रस्टी डॉक्टर विजय मिश्रा जी, हमारे मानद सचिव श्री मोहन जी, सोशल मीडिया तथा अन्य माध्यमों से हमारे साथ जुड़ रहे सम्माननीय भाइयों और बहनों। अभी आपने श्रीमान मोहन जी, विजय जी और जय कुमार जी के भाषण सुने। सारगर्भित भाषण थे। सारा विषय समग्र रूप से ये लोग लेकर आए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। मोहन जी ने संस्थान के कार्यक्रमों का बहुत विस्तृत ब्यौरा दिया। ब्यौरा देते समय अंत में उन्होंने एक बात कही कि हमारे सामने चुनौतियां हैं, लेकिन चुनौतियों के साथ एक शब्द और प्रयोग किया, संकट भी है। मैं सबको ध्यान दिलाना चाहता हूं, हमारे सामने हमेशा चुनौतियां रही हैं, अनादिकाल से रही है। हमने किसी चुनौती के सामने घुटने नहीं टेके हैं, हमेशा विजय प्राप्त की है। ना दैन्यम ना पलायनम, ये हमारा संकल्प रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो संकल्प आप लोगों ने लिया है, इस संकल्प को न केवल पूरा करेंगे, अपितु संपूर्ण देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, जिसको देखकर बाकी लोग प्रेरणा लेंगे, जैसे आज मैं ले रहा हूं, और इस कार्य के संवर्धन के अंदर अपना योगदान अवश्य देंगे। जब मैं चुनौतियों की बात करता हूं, हमारे सामने ये चुनौतियां हमेशा से रही हैं, और इसीलिए एक शायर ने भी कहा है, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। जब हम संस्कृति संवर्धन प्रतिष्ठान के कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर हमें विश्व की संस्कृतियों के बारे में चर्चा करते हुए अपनी संस्कृति की क्या विशेषताएं हैं, उसकी चर्चा भी अवश्य करनी चाहिए। ये यूनान, मिस्र, रोमा, ये जो तीन नाम मैंने लिए हैं, ये प्राचीन संस्कृतियों के नाम। केवल यही नहीं, इनके अलावा मेसोपोटामिया की संस्कृति, माया की संस्कृति, ये सब पुरातन संस्कृतियों में से एक रही हैं। लेकिन इन सब की जीवन अवधि 2000 साल, 3000 साल, मैक्सिमम 4000 साल रही है। बर्बर आक्रमणों को ये संस्कृतियां नहीं झेल पाई। वो संस्कृतियां मिट गई, समाप्त हो गई। जहां ये संस्कृतियां पनपी थी, वो जगह आज भी है। इन संस्कृतियों के जो वाहक थे, उनके उत्तराधिकारी, उनके वंशज आज भी हैं। शायद उनका डीएनए भी वही होगा जो पहले के लोगों का डीएनए रहा होगा। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि वो संस्कृतियां जीवित नहीं रही। इसका मतलब संस्कृति केवल व्यक्तियों से नहीं बनती, संस्कृति जीवन मूल्यों से बनती है, जो उस समुदाय को विशिष्ट पहचान प्रदान करती है। आज वो जीवन मूल्य नहीं है उन धरतियों के ऊपर, वो जीवन मूल्य समाप्त हो चुके हैं। बल्कि कई जगह तो ये देखने को मिलता है, जिन जीवन मूल्यों के कारण से, जिन संस्कारों के कारण से उन संस्कृतियों की पहचान थी, आज उस धरती के ऊपर जिस प्रकार के लोग रहते हैं, वो अपनी संस्कृतियों के बिल्कुल विपरीत आचरण करते हैं। वो अगर सह अस्तित्व की बात करते थे, तो ये अपने अलावा बाकी सबको मिटाने का संकल्प लेते हुए पूरी दुनिया में अत्याचार करते हुए दिखाई दे रहे। इन संस्कृतियों का इतिहास बहुत पुराना नहीं था, लेकिन हमारी संस्कृति, जिसको हम हिंदू संस्कृति नाम देते हैं, ये विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है। कब शुरू हुई, किसने शुरू की, कोई नहीं जानता। इसलिए
ये अनादि है, ये अनंत है, क्योंकि जिसको कोई शुरू नहीं करता उसको कोई समाप्त भी नहीं कर सकता। हमारी संस्कृति संपूर्ण विश्व के कल्याण करने के लिए बनी। हमारी संस्कृति का अर्थ जो सामान्यतः लिया जाता है, जब हम कहीं कल्चरल प्रोग्राम करते हैं तो कल्चरल प्रोग्राम का अर्थ होता है कि पुराने प्रकार की वेशभूषा पहनना, पुराने प्रकार के नृत्य नाटिका करना, वही कल्चरल कार्यक्रम माने जाते हैं। लेकिन हमारी संस्कृति का मतलब होता है हमारे जीवन मूल्य, वही हमारी पहचान है। हमारे जीवन मूल्य है मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु। पराई स्त्री को मां के समान समझो, पराई संपत्ति को मिट्टी के समान समझो, पूरी दुनिया को अपने समान समझो। यह हमारी संस्कृति का मूल मंत्र हमेशा रहा है। और इसीलिए हमने कहा है वसुधैव कुटुंबकम। इसीलिए हमने संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना की है। कृण्वन्तो विश्वमार्यम, ये हमारी संस्कृति का हमेशा से लक्ष्य रहा है। और इसलिए संपूर्ण विश्व को हम सभ्य बनाएंगे, हम विकसित करेंगे, यही वास्तव में हमारा हमेशा से संकल्प रहा है। और इसीलिए अमेरिका के एक लेखक मार्क ट्वेन ने लिखा था कि भारत संस्कृति का पालना है। यही संस्कृति पली और बसी है, यही वो जीवन मूल्य विकसित हुए हैं जिन जीवन मूल्यों के आधार पर संपूर्ण विश्व को सभ्यता प्रदान की गई है। यही के साधु संत जाते रहे हैं संपूर्ण विश्व के अंदर लोगों को सभ्य बनाने के लिए, सुसंस्कृत बनाने के लिए। अभी जैसे भाषण के अंदर हमारे मोहन जी ने एक शब्द प्रयोग किया कि टुकड़े होंगे टुकड़े टुकड़े गैंग, ये इस देश की धरती पर न गूंजे। ये हमारे जीवन मूल्यों के क्षरण का ही तो परिणाम है। वरना हमारे जीवन मूल्य थे जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मेरी मां, मेरी मातृभूमि, यह स्वर्ग से भी ऊपर है। ये हमारे जीवन मूल्य। बंधुओं बहनों, ये हमारे जीवन मूल्य एक दिन में विकसित नहीं हुए। ऐसा नहीं हुआ कि कभी कोई हमारा महापुरुष किसी गुफा में जाकर बैठ गया। यह नहीं हुआ कि हमारा कोई महापुरुष कहीं बैठा था और आकाशवाणी हो गई और वहीं पर इल्हाम हो गया। वर्षों की साधना का परिणाम है कि इस प्रकार के जीवन मूल्य हमने विकसित किए जो संपूर्ण विश्व के कल्याण को आगे ले जा सकते हैं। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की गारंटी अगर कोई दे सकता है तो वो हिंदू संस्कृति दे सकती है, हमारे जीवन मूल्य दे सकते हैं। इसलिए विश्व में कहीं भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, विश्व के कई थिंक टैंक इस विषय पर काम कर रहे हैं कि हमारे किस प्रकार से शांतिपूर्ण भविष्य बन सकेगा, तो उन सब का सार यही रहता है कि इन सब के लिए हमें भारतीय जीवन मूल्यों की ओर देखना पड़ेगा और वही जीवन मूल्य संपूर्ण विश्व के प्रगति को आश्वस्त करता है, कुछ और नहीं कर सकता। हमारे ऊपर भी कोई आक्रमण कम नहीं हुए। जैसा कि इस शेर में भी लिखा, हमने सैकड़ों आक्रमणों को झेला है, लेकिन उन सैकड़ों आक्रमणों को झेलने के बावजूद हमारी समाज, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता समाप्त नहीं हुई। पूरी दुनिया की संस्कृतियां तो एक दो थपेड़ों में समाप्त हो गई। हमने 1000 साल से अधिक आक्रमण झेले हैं, बहुत बड़े बड़े और बर्बर आक्रमण झेले हैं। उसके बावजूद हमारी संस्कृति कैसे जीवित रही है, ये संपूर्ण विश्व के लिए आश्चर्य का विषय है और इस पर कई प्रकार के शोध चल रहे हैं। कुछ दिन पूर्व एक बुद्धिजीवियों के संगठन ने भारत की मृत्युंजय संस्कृति के आधार इस विषय पर बोलने के लिए बुलाया था। आखिर क्या कारण है कि हमारी संस्कृति इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जीवित? तो ध्यान में आता है
सबसे बड़ा जो प्रमुख कारण दिखाई देता है वो ये है कि हमारी संस्कृति बहु केंद्रित है, ये राज सत्ता पर आधारित नहीं है। जिन पुरानी संस्कृतियों का हमने वर्णन किया है वो सब पुरानी संस्कृतियां राज सत्ता पर आधारित थी। अगर थपेड़ों के सामने, उन आक्रमणों के सामने वो राज सत्ता झुक गई तो पूरा समाज झुक जाता था, पूरा समाज अपने आप को परिवर्तित कर लेता था उसी रंग में जो आक्रमणकारियों का रंग हुआ करता था। हमारे यहां हमले हुए, उनसे ज्यादा बर्बर हुए, उनसे ज्यादा भीषण हुए, उनसे ज्यादा समय तक हुए, लेकिन हमारे जीवन मूल्य तो वही रहे। ना हम बदले, ना अपने सांस्कृतिक जीवन को बदलने दिया। इसका कारण क्या है? तो हमारा इसका कारण है कि हमारा देश, हमारी संस्कृति बहु केंद्रित रही है, जिसको हम मल्टी सेंट्रल कहते हैं। हमारे संत ये एक केंद्र, उनके आश्रम ये एक केंद्र, हमारा समाज, हमारी गोत्र व्यवस्था ये सब केंद्र रहे हैं। अगर एक केंद्र ढह गया तो दूसरा केंद्र समाज को संभाल। हमारे मंदिर, हमारे मठ, हमारी समाज की अन्य व्यवस्थाएं और सबसे महत्वपूर्ण है भाइयों और बहनों हमारी परिवार व्यवस्था। इन सब ने हमारे जीवन मूल्यों को सहेजा। लोग कहते हैं हमारा दर्शन हमारे जीवन मूल्यों से बनता है। ठीक है बात, वो दर्शन तो पुस्तकों में था। वो पुस्तकें आक्रमणकारियों ने संपूर्ण रूप से हमारे ज्ञान को नष्ट करने के लिए जला दी। ऐसा कहते हैं हमारे पुस्तकालय 3-3 महीने तक जलाए जाते रहते थे, तब भी वो पुस्तकालय की सभी पुस्तकों को समाप्त नहीं कर पाते। लेकिन हमारे वो जीवन मूल्य केवल पुस्तकों तक भी सीमित नहीं रहे, तो वो परिवार व्यवस्था के कारण से, हमारे साधु संतों के कारण से निरंतर वो जीवन मूल्य हम सब लोगों के जीवन के अंदर उतरते रहे। उनको हम बार बार याद करते रहे, और केवल याद नहीं करते रहे, हम सुनिश्चित करते रहे कि वे जीवन मूल्य हमारी आने वाली संतति के जीवन में उतरे। बंधुओं, हमारा ग्रंथ रामायण ये हमारे जीवन मूल्यों का बहुत बड़ा प्रतिबिंब है। भाई कैसा हो, पत्नी कैसी हो, पति कैसा हो, गुरु कैसा हो, राजा कैसा हो, इन सब के अंदर कोई आदर्श यदि दिखाई देता है एक समग्र चिंतन कंप्लीट पैकेज के तौर पर, तो वो हमारी राम कथा है। आज भी वही प्रेरणा मिलती है, वही जीवन मूल्य जो आज भी लोग आवश्यक कहते हैं जीवन के लिए। आज जिन जीवन मूल्यों का क्षरण हमको दिखाई देता है, वो सारे के सारे जीवन मूल्यों का संवर्धन कैसे हो सके, उन सब का उत्तर एक ही ग्रंथ में हम चाहें तो देख सकते हैं, और उसका नाम है रामायण। हम हमेशा से कर्मयोगी रहे हैं, कर्म में विश्वास किया है। योगः कर्मसु कौशलम, योग भी हमने कहा जो कर्म को कौशलता के साथ करा है। ये सारे के सारे हमारी गीता के माध्यम से कर्म योग की शिक्षा केवल हिंदू को नहीं, केवल भारत के लोगों को नहीं, संपूर्ण विश्व के लोगों को जाती है। और इसीलिए लोग कहते हैं रामायण और गीता ये दोनों हिंदुओं के ग्रंथ नहीं, ये तो मानवीय ग्रंथ हैं, ये वैश्विक ग्रंथ है। संपूर्ण विश्व को जो ग्रंथ प्रेरणा दे सकता है, उनको प्रेरणा देने का काम ये दोनों ग्रंथ कर सकते हैं। दुर्भाग्य से हमारे सब जितने भी इस प्रकार के जीवन मूल्यों के वाहक थे, हमारे केंद्र थे, आज वो बहुत कम काम करते हुए दिखाई देते हैं, कमजोर पड़ गए। हमारे विद्यालय केवल पाठ्यक्रम पूरा करने के केंद्र रह गए।
उन विद्यार्थियों को कैसे पाठ्यक्रम रटाकर कुछ अच्छे परीक्षा परिणाम लाए जाएं, उनको बड़ी बड़ी डिग्रियां दिलाई जाएं। ये डिग्रियां व्यर्थ हैं यदि जीवन के अंदर जीवन मूल्य नहीं है। चाहे कोई परिस्थिति हो, जीवन मूल्य कितने महत्वपूर्ण है, एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आप 100 रुपए का नोट हाथ में लीजिए, उसकी कीमत वही, उसका मूल्य 100 रुपए है। आप उसकी 4 तह करके देख लीजिए तो भी उसका मूल्य वही है। आप उसको अपनी मुट्ठी में बंद करके मोड़िए, तरह तरह की उसकी गांठें बना लीजिए, और यही नहीं, उसको पैरों तले कुचलिए, उसके ऊपर मिट्टी डालिए, तो भी उसका मूल्य वही 100 रुपए रहने वाला है। कितने ही हाथों से गुजरता हुआ उसका रंग बदल जाता है, उस पर मैलापन छा जाता है, कहीं तेल के निशान लग जाते हैं, लेकिन ध्यान करना, उसका मूल्य कम नहीं हो पाता, वही 100 रुपए। ये आक्रमणों के थपेड़े, ये दुनिया भर के षड्यंत्र जो अंग्रेजों ने किए, ये दुनिया भर के षड्यंत्र जो आज के समय में हमारा खान मार्केट गैंग कह लीजिए, या टुकड़े टुकड़े गैंग कह लीजिए, या सूडो सेकुलर गैंग कह लीजिए, ये सब प्रकार के षड्यंत्र हमारे जीवन मूल्यों को समाप्त करने के लिए करते हैं। लेकिन इन्हीं संस्थाओं के कारण से, चाहे वो कितनी भी कमजोर पड़ गई हो, आज वो जीवन मूल्य हमारी आंखों के सामने, हम उन पर चलने की कोशिश आज भी कर रहे हैं। और वास्तव में हमारा जो संस्कृति संवर्धन प्रतिष्ठान है, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है इन जीवन मूल्यों के संरक्षण के लिए, इन जीवन मूल्यों को आगे बढ़ाने। 2 केंद्र इन्होंने पकड़ लिए हैं अपने हाथ में, क्योंकि अभी सारा मोहन जी ने अपना वर्णन सामने रखा है। एक शिक्षा के केंद्र और एक परिवार, ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। और हमारा परिवार कितना महत्वपूर्ण है, पूरी दुनिया हमारी परिवार व्यवस्था के ऊपर आश्चर्य करती है कि आप कैसे इतने लंबे समय तक कई कई पीढ़ियां साथ में रह लेते हैं। ये उनके लिए बहुत आश्चर्य का विषय है, कैसे 5-5, 6-6 पीढ़ियों के लोग एक ही रसोई के अंदर भोजन कर लेते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये पशु और मनुष्य के अंदर समान वृत्तियां हैं, आवश्यकताएं भी होंगी। परिवार इन सब की पूर्ति तो करता ही है, लेकिन इन सब से ज्यादा महत्व का विषय है, परिवार एक ऐसी सुरक्षा प्रदान करता है जो न केवल शारीरिक सुरक्षा है, न केवल भावनात्मक सुरक्षा है, न केवल वह आत्मीय सुरक्षा है, अपितु वह हमारे संस्कारों की भी सुरक्षा प्रदान करता है। वह परिवार व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। आज उस परिवार व्यवस्था को चोट पहुंचाई जा रही है, उसको समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। माइक्रो फैमिलीज की ओर लोग बढ़ रहे हैं, और माइक्रो फैमिलीज के होते होते मैं और मेरी पत्नी, और धीरे धीरे मैं ही उसके अंदर रह जाता है। पत्नी अपने स्वतंत्र निर्णय लेती है, पति अपने स्वतंत्र निर्णय लेता है, और वो दोनों भी मिलकर कई बार सामूहिक निर्णय नहीं ले पाते। ये परिवार व्यवस्था का छिन्न भिन्न होना, यह वास्तव में आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है। ये मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि आज मैं उस संगठन के कार्यक्रम में आया हूं जिन्होंने परिवार व्यवस्था और हमारी शिक्षा की व्यवस्था, हमारे विद्यालय जो संस्कार के और शिक्षा के केंद्र, उन दोनों केंद्रों को संभाला है। ये अगर संभल में आ जाते हैं तो ध्यान करना, हमने कुछ भी नहीं खोया है। यदि जीवन मूल्य बच गए तो हमने कुछ नहीं खोया, और जीवन मूल्य खो दिए तो कुछ भी नहीं बचेगा, बचा ही क्या है। इसलिए हमारे जीवन मूल्य क्या है, ये हमारे संस्कार जिसको नाम दिया है। इन जीवन मूल्यों का क्या महत्व है। जब निर्भया का कांड हुआ था, आप में से बहुत लोगों को स्मरण होगा, उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उस समय के शिक्षा मंत्री को लिखा था
हमें ऐसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जो जीवन मूल्यों का संरक्षण कर सके, और वो जीवन मूल्य है मातृवत परदारिशु। मीडिया को चटकारे वाली खबरें चाहिए, इसलिए वो चिट्ठी जो है कहीं दबकर रह गई। वर्तमान सरकार तो उन्हीं जीवन मूल्यों के संरक्षण के लिए पूरा पूरा प्रयास कर रही है। नई शिक्षा नीति में भी उस बात का ध्यान दिया गया है। लेकिन सरकार सब कुछ कर सकती है, यह चिंतन भी ठीक नहीं है। समाज को ही संस्कारों की व्यवस्था संभालनी पड़ती है। सरकारें केवल संरक्षण दे सकती हैं, सरकारें संस्कार नहीं दे सकती। संस्कार और जीवन मूल्य, ये दोनों विषय तो समाज के ही हैं, और आपकी संगठन, आपकी संस्था इस विषय को बखूबी आगे बढ़ा रही है। वास्तव में यह संस्था जिसका 17 वर्ष पहले प्रारंभ किया गया, ये वास्तव में एक बड़ा गौरव का विषय है कि 17 वर्ष कोई बहुत बड़े काल नहीं होते, छोटा समय। लेकिन उस 17 वर्षों में 1700 विद्यार्थियों से शुरू होकर आज 1,25,000 छात्र केवल एक वर्ष में इसके कार्यों के साथ जुड़े हैं। और जैसा मोहन जी ने बताया, 15 लाख से अधिक छात्र इनके संपर्क में आकर न केवल परीक्षाओं में बैठे हैं, बल्कि विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में शामिल होकर अपने संस्कारों की जड़ों के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बंधुओं, पश्चिम के अंदर एक मूवमेंट चल रहा है, बैक टू द रूट्स, जड़ों की ओर लौटो। जड़ विहीन समाज जीवित नहीं रह सकते। उसकी स्थिति कटी हुई पतंग की तरह से होती है, जिसकी डोर किसी के हाथ में नहीं है। उसकी स्थिति पेड़ से टूटे हुए पत्ते की तरह से रहती है, या जड़ से काट दिए गए वृक्ष की तरह से रहती है। पूरी दुनिया अपनी जड़ों को पहचान करने की कोशिश कर रही है। बड़े प्रबुद्ध लोग जुड़े हैं इस कार्यक्रम में। एक बात, दुनिया भर के थिंक टैंक जिन लोगों पर, जिन चीजों पर काम कर रहे हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है, हमारी जड़ें कहां पर हैं। हम उन जड़ों के साथ जुड़ना चाहते हैं। वी वांट टू बी रिकनेक्टेड विद आवर रूट्स। तभी हम विकास कर सकते हैं, तभी स्थायी विकास और स्थायी शांति हमको मिल सकती है, समग्र विकास जिसको हम कह सकते हैं। सौभाग्य से हमारी जड़ें, इसको पहचानने की जरूरत नहीं है, वो हमारे सामने है। विभिन्न युगों के अंदर संत ये काम करते रहे, हमारी जड़ों को समाज के साथ जोड़ते रहे। वर्तमान काल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनसे प्रेरणा प्राप्त करके चली विभिन्न संस्थाएं इन सब कामों को कर रही है, और आपकी संस्था बड़ी प्रमुखता से इस भूमिका को निभा रही है। लोग कहते हैं कि इसमें हमको इस समय स्वार्थों का बोलबाला है, अपनी प्रेरणा से, स्वयं प्रेरणा से लोग काम करें, इसकी संख्या नहीं मिल पाती। लेकिन आपके संस्थान ने यह बात झूठी सिद्ध कर दी है। इसी समाज में से आपको परीक्षाओं के आयोजन के लिए हर वर्ष 1500 स्वयंसेवी मिलते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। केवल 2-3 क्षेत्रों के अंदर लोग स्वयं ऑफर कर रहे हैं अपने आप को कि हां, हम परीक्षा कराएंगे, हम मूल्यांकन का काम करेंगे। बड़े बड़े शिक्षाविद, सामान्य व्यक्ति इन सबके साथ जुड़ रहे हैं, और इसीलिए महिलाएं बड़ी संख्या में स्वाभाविक तौर पर जुड़ रही हैं। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, जैसा माननीय मोहन जी ने कहा, यह उल्टी बात नहीं, यह सीधी बात है, क्योंकि संस्कारों की वाहक हमेशा से महिलाएं रही। नंबर 2, जब भी समाज में कोई परिवर्तन आया है, वह परिवर्तन पुरुष नहीं लेकर आए, वो परिवर्तन महिलाएं ही लेकर आई है। और इसीलिए हमारे एक मित्र, बहुत बड़े वैज्ञानिक, एक कार्यक्रम में आए थे, और उन्होंने, संयोग से वो महिलाओं का ही कार्यक्रम था, और उन्होंने कहा, ध्यान कर लेना, कमिंग एरा इज वीमेन एरा। आने वाला युग महिलाओं का युग होने वाला है। तो संस्कारों का जागरण तो अनादिकाल से महिलाएं ही करती रही हैं।
शायद इतने धैर्य का काम पुरुषों के बस का भी नहीं है। तो इसलिए वो अगर बड़ी संख्या में आती हैं, 90% महिलाएं आपके स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं में जुड़ी हैं, ये महिलाओं के स्वाभाविक उनके चरित्र का परिणाम है, ये उनके संस्कारों का परिणाम है कि वो परिवार के साथ साथ समाज के संवर्धन का भी सोचती हैं, संस्कारों के संरक्षण का भी सोचती हैं। इसलिए मैं समझता हूं ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि 90% महिलाएं हमारे इस आंदोलन के साथ जुड़ी है। मैं इसको आंदोलन कहूंगा। ये एक मौन क्रांति है जो आपके माध्यम से आ रही है। आखिर 15 लाख विद्यार्थियों का जुड़ना केवल 4 प्रांतों के अंदर, केवल 17 वर्षों के अंदर, ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं समझता हूं आपका ये प्रयोग सफल हो गया है। जो बीजारोपण 17 साल पहले हुआ था, आज वो वटवृक्ष का रूप धारण कर चुका है। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं इस कार्यक्रम में आया हूं। मैंने इस सारे स्वरूप को समझा है। कल मैंने आपकी वेबसाइट को भी देखकर सारे स्वरूप को समझने का प्रयास किया था। मैं अपनी टोली में भी चर्चा करूंगा। यह प्रयोग संपूर्ण भारत के अंदर चले, इसमें आप लोग तो प्रयास कर रही हैं डिजिटलाइजेशन या अन्य माध्यमों से, लेकिन उसकी सीमा रहेगी। हम इसको और बड़ा रूप देकर संपूर्ण देश के अंदर उन संस्कारों को पुनर्जीवित करें, उन जीवन मूल्यों को दोबारा से समाज के अंदर लाएं और समाज को अपनी जड़ों के साथ जोड़ें, जिससे समाज में आ रही विकृतियों को पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सके। एक बात मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, ये जो कभी कभी जेएनयू से या अन्य संस्थानों से नारे गूंजते हैं देश के टुकड़े करने के, ये कोई नई बात नहीं। ये पहले भी होते थे। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूं। उन 70s के अंदर मैंने भी इस तरह के नारे उस समय भी सुने। हाथरस में जिस तरह का षड्यंत्र हुआ, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, ये पहले भी हुआ है। लेकिन पहले आवाज नहीं उठती थी। ये अपने षड्यंत्रों को अंजाम दे देते थे, दंगे करा लेते थे किसी ना किसी बहाने से। आज का विषय वो नहीं है, लेकिन ये विषय वास्तव में बड़ा महत्व का है। लेकिन आज जब ये राष्ट्र विरोधी शक्तियां, देश तोड़क शक्तियां, समाज को विभाजन करने वाली शक्तियां सामने खड़ी होती है, तो इनका मुकाबला करने के लिए इनसे कई गुना ज्यादा लोग मुखर होकर सामने आते हैं, प्रखरता के साथ सामने आते हैं। कई बार मीडिया में स्थान नहीं बना पाते होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जब आपने थोड़ा सा ध्यान से देखा होगा तो आपको ध्यान में होगा जेएनयू के कार्यक्रम में 150 लोग शामिल थे। अगले दिन 15,000 युवक दिल्ली की सड़कों के ऊपर हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाते हुए बाहर आए थे। पहले संस्कारों की व्यवस्था कितने लोग करते थे जी? आज कितने संगठन हैं संपूर्ण देश के अंदर? आज उनकी संख्या गिनने के लिए बैठेंगे तो वो संख्या सैकड़ों में जाएगी, जो आपके संस्था के जैसे प्रयासों को कर रही हैं, सफलतापूर्वक कर रही हैं। चुनौतियां हैं, चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप भी इनका बढ़ता जा रहा है। हमारे जीवन मूल्यों को नष्ट करने के लिए, चाहे वो फिल्मों के माध्यम से हो, चाहे वो टीवी सीरियल्स के माध्यम से हो, चाहे वो विज्ञापनों के माध्यम से हो, आज ये सब चीजें सामने दिखाई दे रही हैं। परम पूज्य गुरु जी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक थे, उनका जो आखिरी बौद्धिक है, उनका एक वाक्य मुझे ध्यान में आ रहा है, यतो धर्म ततो जया। जहां धर्म है वहां विजय है। ये विजय सुनिश्चित है। हम धर्म के साथ हैं, धर्म हमारे साथ है, इसलिए हमारी विजय सुनिश्चित है। भाइयों और बहनों, ये ध्यान कर लेना, इस समय विजय पर्व चल रहा है। जीवन के हर क्षेत्र में हम विजय प्राप्त करते जा रहे हैं, हम विजय की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी इस गति को कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए जो संकल्प आपने लिए हैं, वो संकल्प अवश्य पूरे होंगे। समाज हमारे साथ खड़ा होगा
और यह प्रयोग जो केवल महाराष्ट्र से शुरू हुआ था, अब 4 राज्यों में हो गया है। संस्कार देने की यह संक्रांति संपूर्ण भारत में चलेगी, यह मेरा पूरा विश्वास है। आपके इस सारे उपक्रमों की सफलता की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। भारत माता की जय।